हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रेस इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय। ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रेस इंडेक्स जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है? सो बेसिकली अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रेस इंडेक्स की बात करें तो इसे वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नोबल नॉमिनेटेड फेमस इंडियन साइंटिस्ट। सो अभी नोबल प्राइज़ मिले हैं, सो यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं इनमें से कौन कौन से इंडियन साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया था और किन किन फील्ड में। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट बात करते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, सो यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस को जो है वो फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। सो यहाँ पे पेयर वन जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की अगर हम बात करें होमी जे भाभा, तो होमी जे भाभा को भी फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। सो यहाँ पे सेकंड पेयर भी जो होगा हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा, होमी जे बाबा को भी फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था एंड सत्येंद्र नाथ बोस को भी फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। देन टी आर शेषाद्री को अगर हम बात करते हैं, टी आर शेषाद्री, इन्हें जो है नॉमिनेट किया गया था केमिस्ट्री के लिए। सो यहाँ पे जो है थर्ड पेयर ये हमारे पास इनकरेक्ट है, बिकॉज टी आर शेषाद्री को केमिस्ट्री के लिए नॉमिनेट किया गया था, ना कि मेडिसिन के लिए। सो यहाँ पे थर्ड पेयर हमारे पास इनकरेक्ट है। देन फोर्थ पेयर की अगर हम बात करते हैं मेघनाथ साहा, सो मेघनाथ साहा को भी फिजिक्स के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, ना कि केमिस्ट्री के लिए। सो मेघनाथ साहा को भी फिजिक्स के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ में। दैट्स वाई ये फोर्थ पेयर भी जो हमारे पास है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा ओनली 2। यहाँ पे हमसे पूछा है करेक्टली मैच कितने हैं, सो करेक्टली मैच जो होगा वो ओनली 2 होगा। द राइट आंसर इज ओनली 2। इसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। सो नॉमिनेटेड फॉर द प्राइज़, यहाँ पे और भी साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया था। सो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। सत्येंद्र नाथ बोस हमने डिस्कस किया, सो सत्येंद्र नाथ बोस को फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी। देन जी एन रामचंद्रन, जी एन रामचंद्रन को केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। सो जी एन रामचंद्रन, ये नाम आपको याद रखने हैं, जी एन रामचंद्रन जी को केमिस्ट्री के लिए नॉमिनेट किया गया था। देन यहाँ पे अगर हम बात करें मेघनाथ साहा की, सो मेघनाथ साहा जी को, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, मेघनाथ साहा जी को फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। देन टी आर शेषाद्री जी को केमिस्ट्री के लिए किया गया था नॉमिनेट। देन यहाँ पे और साइंटिस्ट भी हैं जैसे होमी जे बाबा, इनको फिजिक्स के लिए किया गया था, होमी जे बाबा इनको फिजिक्स के लिए किया गया था। एंड उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी जी को मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए किया गया था, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए किया गया था किसे, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी जी को। तो यहाँ पे जो थी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, आप लोग ये जो है ध्यान में रखिएगा। ये सारे नाम 6 साइंटिस्ट जो थे, 6 इंडियन साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मेडिसिन के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायबिटीज़। सो यहाँ पे डायबिटीज़ से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि ब्लड में जो शुगर होती है उसका लेवल एलिवेट हो जाता है डायबिटीज़ में। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इन टाइप 1 डायबिटीज़ द सेल्स ऑफ द बॉडी डेवलप रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। सो यहाँ पे टाइप 1 नहीं होता है, ये टाइप 2 होता है। सो यहाँ पे टाइप 1 नहीं होगा, यहाँ पे टाइप 2 होता, तभी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट होती। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में जो होता है पैनक्रियाज डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, मतलब प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं कोई भी, एनी इंसुलिन एट ऑल। सो ये होता है टाइप 1 में। और टाइप 2 में जो है ये सेल्स की बात होती है टाइप 2 में, एंड टाइप 1 जो होता है उसमें पैनक्रियाज कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे टाइप 1 में पैनक्रियाज होता है एंड टाइप 2 में सेल्स की बात होती तब ये करेक्ट होता। दैट्स वाई ये दोनों ही हमारे पास इनकरेक्ट है। सो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ओनली 1। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, द राइट आंसर इज ओनली 1। ओनली 1 यहाँ हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वलंबम शक्ति एक्सरसाइज। सो स्वलंबम शक्ति एक्सरसाइज क्या है? अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो यहाँ पे इट इज़ अ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड नेपाल। सो यहाँ पे इनकरेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट, बिकॉज स्वलंबम एक्सरसाइज जो है, शक्ति एक्सरसाइज, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने जो है ये बेसिकली खुद की टेस्टिंग के लिए किया है। आर्मी ने जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है, इन सब के लिए टेस्टिंग हुई है, ना कि ये कोई एक्सरसाइज है, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है ये बेसिकली जो इंडियन आर्मी ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ये स्वलंबम शक्ति एक्सरसाइज हुई है। और बेसिकली ये कहाँ हुई है, ये हुई है बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस के पास झांसी में।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मीज सुदर्शन चक्र कोर्प्स एंड एम्स टू इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इनटू आर्मीज ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे जो हमने बात की अभी, यहाँ पे वही कह रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कंडक्ट क्या है इंडियन आर्मी के कौन से कोर्प्स ने, सुदर्शन चक्र कोर्प्स ने। यह भी आपको याद रखना है। और इसका एम है इंटीग्रेट करना न्यू टेक्नोलॉजीज को, इक्विपमेंट को इनटू आर्मीज ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, तो राइट आंसर होगा सेकंड ओनली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो है बी ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ कजान इज लोकेटेड इन। सो कजान सिटी जो है ये बेसिकली कहाँ है? कजान सिटी की अगर हम बात करें, ये न्यूज़ में क्यों है कजान सिटी? बिकॉज अभी अगर हम बात करते हैं 16th एनुअल ब्रिक्स समिट की, 2024 ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें, ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करते हैं 16th एनुअल ब्रिक्स समिट 2024, तो ये कहाँ हुआ है? रशिया में। रशिया में हुआ है। और रशिया में कौन सी सिटी में हुआ है? कजान में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। कजान सिटी जो है, अगर हम कजान सिटी की बात करते हैं तो ये साउथ वेस्ट रशिया में है, साउथ वेस्ट रशिया में है। और यहाँ पे अच्छा, और ये कजान न्यूज़ में है तो इसका आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर के पास है। सो कजान की अगर हम बात करते हैं, कजान सिटी ये लोकेटेड है वोल्गा, ऑन द बैंक्स ऑफ वोल्गा एंड कजांका रिवर। वोल्गा एंड कजांका रिवर के बैंक्स पे है कजान सिटी। तो ये आपको याद रखना है कि वोल्गा एंड कजांका रिवर के बैंक्स पे है कजान सिटी। है कहाँ पे? रशिया में। और यहाँ पे अभी 16th ब्रिक्स समिट हुई है, 16th ब्रिक्स समिट हुई है रशिया में, कजान सिटी में। और ये जो है रशिया का साउथ वेस्ट पार्ट में है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है रशिया के कजान सिटी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सो यहाँ पे ईडी से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। सो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 1 देखें, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईडी इज टू कंडक्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस ओनली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है प्राइमरी फंक्शन इसका नहीं है ईडी का। बेसिकली ईडी जो प्राइमरी फंक्शन है ईडी का, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, ये किन केसेस में करता है? मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस में, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस में एंड मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उन्हें हैंडल करता है, उन्हें उनमें इन्वेस्टिगेट करता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट होगा, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इन्वेस्टिगेट करता है एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस में, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस में। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट गिव्स द ईडी द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसे अथॉरिटी देता है ईडी को कि इन्वेस्टिगेट करे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। अच्छा, अगर यहाँ पे हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि ईडी को जो ऑपरेट करता है, ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है ईडी ऑपरेट किया जाता है, ईडी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है ये मेन डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द ईडी। सो यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो यही है, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे 2 एंड 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द राइट आंसर इज बी। 2 एंड 3 हमारे पास ये राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो यहाँ पे बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कर्ब ब्लैक मनी एंड इलीगल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या करना होता है? ब्लैक मनी को कर्ब करना एंड इलीगल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को कर्ब करना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग बेनामी ट्रांजैक्शंस अंडर द 2016 अमेंडमेंट एक्ट। सो 2016 अमेंडमेंट एक्ट में जो इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा डिपार्टमेंट है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। थर्ड, अगर हम बात करें, द टाइमलाइन फॉर एन अपीलेट ट्राइब्यूनल टू डिस्पोज ऑफ एन अपील अंडर द एक्ट इज विद इन 6 months, ना कि 1 year। तो यहाँ पे 6 month होगा। सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट थी हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1 year था, बट 1 year टाइम लिमिट नहीं होती, 6 months होती है, 6 month। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, सो आंसर जो होगा वो होगा ओनली 2। ओनली 2 इज द राइट आंसर। ओनली 2 हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following architectural style is Tungnath
टेम्पल नोन फॉर। सो तुंगनाथ टेम्पल जो है ये बेसिकली किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है? सो अगर हम बात करते हैं तुंगनाथ टेम्पल की, तो ये नगरा स्टाइल में बना है, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। और ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? तुंगनाथ टेम्पल जो है ये रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग कहाँ है? ये है उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। यहाँ पे तुंगनाथ टेम्पल है और तुंगनाथ टेम्पल जो है ये नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। और ये अगर हम बात करते हैं तुंगनाथ टेम्पल की, सो ये टेम्पल जो है शिवा टेम्पल है, लॉर्ड शिवा टेम्पल है ये। सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डॉपलर वेदर रडार इज टू डिटेक्ट प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मोशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। जो प्राइमरी फंक्शन होता है डॉपलर वेदर रडार का, ये होता है डिटेक्ट करना प्रेसिपिटेशन को एंड इट्स मोशन, उसके मोशन को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द टिपिकल रेंज ऑफ अ डॉपलर वेदर रडार इज 300 to 400 किलोमीटर। सो यहाँ पे 300 to 400 किलोमीटर नहीं होता है, ये होता है 50 to 200 किलोमीटर, 50 to 200 किलोमीटर, ना कि 300 to 400 किलोमीटर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका जो टिपिकल रेंज होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ 50 से 200 किलोमीटर के बीच में, ना कि 300 to 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है, तो जो आंसर होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट पूछा था, सो ओनली 1 जो है हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पॉल्यूटेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। सो AQI जब कैलकुलेट किया जाता है, सो इसमें किन किन पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को AQI में इंक्लूड किया जाता है, सो यहाँ पे बेसिकली 8 की पॉल्यूटेंट्स होते हैं, 8 की पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ये 8 की पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है। सो 8 की पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो बेसिकली होते कौन कौन से। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये 3 हो गए। देन ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, NH3, लीड हो गया हमारे पास। सो यहाँ पे जो 8 हमारे पास कौन कौन से हैं, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लीड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन सा है, PM2.5 होता है, अभी हमने डिस्कस किया, ओजोन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये 3 नहीं होगा। देन होता है 4th सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। सो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ओनली 3, 1, 2 एंड 4 जो हमारे पास है राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे कि कितना करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 जो होगा वो राइट आंसर होगा, ओनली 3। हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।